Assalamu alaikum. So in this video, I will explain the chapter number 24, circulatory shock and its treatment from Guyton physiology. ये chapter बहुत important है from the SCQ point of view, MCQ and the Viva point of view. कोई भी SCQ या कोई भी Viva ऐसा नहीं होता जिसमें circulatory shock से question ना आए. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए what is circulatory shock. तो circulatory shock ऐसी कोई भी condition जो हमारी body में blood flow को decrease कर दे. जब ब्लड फ्लो हमारी बॉडी में प्रॉपर नहीं रहेगा, जनरलाइज्ड होना चाहिए, मतलब पूरी बॉडी में इस तरह का ब्लड फ्लो प्रॉपर ना रहे. जब ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं रहेगा तो उसमें ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जाएगी बॉडी तक और न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं जाएगी, क्योंकि ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग ऑक्सीजन एज वेल एज न्यूट्रिशन टू आवर बॉडी पार्ट्स. तो जब ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं जाएगी तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, सेल विल डाई. तो इस तरह बॉडी में सेल डेथ स्टार्ट होगी. तो सर्कुलेटरी शॉक में यही होता है. तो सर्कुलेटरी शॉक में याद रखना सिर्फ आपका हार्ट इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें क्या होता है कि आपके जनरलाइज्ड बॉडी में ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट की सप्लाई है वो इनएडिक्वेट हो जाती है ड्यू टू एनी कंडीशन. वो कंडीशंस हम आगे पढ़ेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल कॉजेज ऑफ द शॉक. उसमें क्या क्या हो सकती है. सर्कुलेटरी शॉक बाय डिक्रीज कार्डियक आउटपुट. अब जरूरी नहीं है कि डिक्रीज कार्डियक आउटपुट ही शॉक करवाए. कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें डिक्रीज कार्डियक आउटपुट की वजह से शॉक हो रहा है. कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें कार्डियक आउटपुट नॉर्मल है बट स्टिल बंदे को शॉक हो रहा है. और कुछ इवन ऐसी कंडीशन है जिसमें कार्डियक आउटपुट हाई है बट स्टिल बंदा शॉक में है. तो ये डिपेंड इस बात पे नहीं करती कि बंदे की कार्डियक आउटपुट कितनी है, सिर्फ इस बात पे नहीं करती. और भी बहुत कंडीशंस होती है, बहुत हमारे पास चीजें होती है जिस पे डिपेंड करना होता है. तो अब सबसे पहले हम वो देख रहे हैं जिसमें डिक्रीज कार्डियक आउटपुट है और बंदा शॉक में है. तो ये कब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होती है. एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज. इफ आवर हार्ट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो हार्ट कब प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल अ पर्सन हैव सफर फ्रॉम हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गई है, तो कार्डियक एबनॉर्मेलिटी है, वो प्रॉपरली पंप नहीं करेगा, कार्डियक आउटपुट विल डिक्रीज एंड इट मे लीड टू शॉक. एरिथमिया, जब एरिथमिया होता है तब हमारा हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं कर पाता. हार्ट वेल्वुलर डिजीज, कोई हार्ट के वॉल्व्स की डिजीज है तो प्रॉपर कार्डियक आउटपुट नहीं होगा, कार्डियक आउटपुट विल डिक्रीज. तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने की वजह से शॉक में जा सकता है. और जो शॉक हार्ट की डिसफंक्शनिंग की वजह से होगा उस शॉक को याद रखना हम कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक. तो कार्डियोजेनिक शॉक कौन सा शॉक है जिसमें हार्ट प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा. और कार्डियोजेनिक शॉक में हमारी आउटपुट यूजुअली डिक्रीज ही होती है. तो याद रखना कि कार्डियोजेनिक शॉक में आउटपुट कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगी. फिर हमारे पास आ जाते हैं डिक्रीज इन द वीनस रिटर्न. सो डिक्रीज इन अ वीनस रिटर्न किस तरह हमें शॉक करवा सकता है. अब हमारे पास जो वीनस रिटर्न है, अगर वो प्रॉपर नहीं आएगी तो हार्ट में ब्लड यानी प्रॉपर नहीं आ रहा. और अगर हमारे हार्ट में ब्लड आएगा ही नहीं तो हमारा हार्ट पंप कैसे करेगा. फॉर एग्जाम्पल आप मोटर चलाते हैं, तो अगर पानी जमीन में है ही नहीं तो मोटर किस चीज को पंप करेगी. मोटर के पास तो कोई काम करने को है ही नहीं. सेम इज द केस विद हार्ट. अगर हार्ट के पास ब्लड है ही नहीं, वो वीनस रिटर्न के थ्रू ब्लड हार्ट में आ ही नहीं रहा, तो हार्ट पंप भी नहीं कर सकता. तो क्या होगा, अगर हार्ट में ब्लड आ नहीं रहा तो बॉडी में भी ब्लड नहीं ऑब्वियसली पंप होगा. जब बॉडी में ब्लड नहीं जाएगा तो बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी. जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की कमी होगी तो सेल डेथ होगी. और मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि सर्कुलेटरी शॉक में क्या होता है, ये प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं बॉडी तक जा रही होती और वो किसी भी कॉज की वजह से होती है. तो डिक्रीज वीनस रिटर्न इज वन ऑफ द कॉज. जब डिक्रीज वीनस रिटर्न अब किस केसेस में होती है. फॉर एग्जांपल बॉडी में बंदे का ब्लड लॉस हो गया. अब ब्लड लॉस हो गया तो वीनस रिटर्न विल डिक्रीज ऑटोमेटिकली बिकॉज ब्लड वॉल्यूम इज डिप्लीटेड. सो डिमिनिश्ड ब्लड वॉल्यूम इज अ कॉज ऑफ डिक्रीज वीनस रिटर्न. फिर एक आ जाता है डिक्रीज वेस्कुलर टोन. हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है ना, उसमें एक टोन होती है. हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, वो एक टोन प्रोवाइड की होती है उसको, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट होकर हार्ट तक ब्लड पहुंचा देती है. तो अगर वो टोन खत्म हो जाएगी तो वेन्स कैन स्टोर द ब्लड. हमारी वेन्स में ब्लड स्टोर हो सकता है, तो ब्लड पूल अप हो जाएगा वेन्स के अंदर. अब वो वेन्स के अंदर है, वो हार्ट तक आ ही नहीं रहा. और जब वो हार्ट में आएगा ही नहीं तो हार्ट पंप भी नहीं कर सकता उसको. और जब वो पंप नहीं होगा तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और एज अ रिजल्ट हमारे पास शॉक हो जाएगा. तो ये इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है. या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो. कोई ब्लड क्लॉट आ गया जिसकी वजह से ब्लड अब हार्ट तक नहीं आ पा रहा, कोई ब्लड वेसल में क्लॉट आ गया, तो इसमें भी क्या हुआ, ब्लड वापस नहीं आ रहा हार्ट में.
या कोई ऐसी जगह पे क्लॉट आ गया जिससे आगे ब्लड नहीं जा पा रहा, तो हमारे पास क्या होगा, तो तब भी हमारे पास शॉक के चांसेस है। तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन हमारी हो जाती है ब्लड वेसल की, कोई वेनस ब्लड वेसल की, तो वेन्स के थ्रू ब्लड वापस नहीं आएगा हार्ट में, और वेनस रिटर्न विल डिक्रीज, एज अ रिजल्ट कार्डिक जो सर्कुलेटरी शॉक हो सकता है, बिकॉज कार्डिक आउटपुट विल डिक्रीज। कार्डिक आउटपुट किस बात पे डिपेंड कर रही होती है, कितना वीनस रिटर्न है, कितना प्री लोड है, हमारे पास पहले कितना ब्लड आ चुका है। जब ब्लड ही हमारे पास नहीं प्रॉपर आ रहा, तो हार्ट पंप किसको करेगा? सो दैट्स व्हाई कार्डिक आउटपुट विल डिक्रीज, as a result shock will occur. Next है circulatory shock without diminished cardiac output. तो ऊपर हमने देखा है जब कार्डिक आउटपुट डिमिनिश थी। अब कब ऐसी कंडीशन है जब कार्डिक आउटपुट तो नॉर्मल है बट स्टिल बंदा शॉक की कंडीशन है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है एक्सेसिव मेटाबॉलिक रेट। अगर बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमारे पास ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी, हमें खाने की जो रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट बॉडी की ज्यादा हो जाएगी, और अगर वो नॉर्मल कार्डिक आउटपुट भी है फिर भी वो मेंटेन नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल आपके घर 5 लोग हैं और 5 लोगों का खाना बना हुआ है, तो 5 लोगों के लिए वो पूरा है। फॉर एग्जांपल आपके घर अब 10 लोग हो जाते हैं और आप खाना स्टिल 5 लोगों का ही बना रहे हो, तो ऑब्वियसली वो खाना डिक्रीज हो जाएगा ना। तो इसमें यही है, कार्डिक आउटपुट उतनी ही है जितनी पहले थी, बट अब न्यूट्रिशनल डिमांड ज्यादा हो गई है। अब बंदे ज्यादा हो गए, या सेल की जो वो सेल ज्यादा हो गए, या सेल की डिमांड ही खुद ही ज्यादा हो गया। फॉर एग्जांपल छोटा बच्चा था, वो छोटा सा कुछ खाना खाता था, जब वो वही जब बड़ा हो जाता है तो उसकी न्यूट्रिशनल डिमांड ज्यादा हो जाती है, तो वो उस थोड़े से खाने से उसका पेट नहीं भरेगा। सेम यही केस हो रहा है, एक्सेसिव मेटाबॉलिक रेट हो गया। या एबनॉर्मल टिश्यू परफ्यूजन, जिधर हमें टिश्यू परफ्यूजन नहीं भी चाहिए थी ना, उधर भी टिश्यू परफ्यूजन हो रही है। अब जब टिश्यू परफ्यूजन वहां पे होगी तो ब्लड उधर चला जाएगा, और जहां पे हमें रिक्वायरमेंट थी उधर ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी। तो जहां पे ब्लड की सप्लाई कम होगी, एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा? सर्कुलेटरी शॉक के चांसेस हो जाएंगे। सो द स्पेसिफिक कॉज ऑफ, फिर हमें याद होना चाहिए कि बस न्यूट्रिशन डिमांड जब जब हमारी खत्म हो, मतलब कम हो जाएगी, मतलब न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली नहीं जाएगी, तो सर्कुलेटरी शॉक के चांसेस है। व्हाट हैपेंस टू द आर्टीरियल प्रेशर इन द सर्कुलेटरी शॉक? सो जिस तरह आपको मैंने बताया कि हो सकता है कि कार्डिक आउटपुट कम है तब सर्कुलेटरी शॉक हुआ है। इन केस कुछ कंडीशन ऐसी है जिसमें कार्डिक आउटपुट आपने अभी, तो अभी हमने ये देखा है कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि बंदे को सर्कुलेटरी शॉक हुआ है तब उसकी कार्डिक आउटपुट थी कम, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट। कुछ कंडीशन नॉर्मल थी कार्डिक आउटपुट फिर भी उसको सर्कुलेटरी शॉक था, और कुछ ऐसी है जिसमें कार्डिक आउटपुट इंक्रीज है तब भी होगा। इसी तरह आर्टीरियल प्रेशर है। आर्टीरियल प्रेशर हमें नहीं बताता कि इस बंदे को सर्कुलेटरी शॉक हुआ है कि नहीं। समटाइम्स उस बंदे का आर्टीरियल प्रेशर नॉर्मल होता है बट वो स्टिल शॉक की कंडीशन में होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है और किसी तरह आर्टीरियल प्रेशर को वो मेंटेन कर रहा होता है, और बेशक वो बाकी हर चीज को नुकसान पहुंचा रहा है लेकिन वो आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन कर रहा होता है। तो आर्टीरियल प्रेशर हो सकता है कि नॉर्मल हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो ब्लड सप्लाई थी ऑर्गन्स में वो नॉर्मल हो रही हो, तो तब सर्कुलेटरी शॉक हो सकता है। बट द person has still has normal tissue perfusion and is not in shock। और समटाइम्स ये होता है कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ होता है, बीपी कम होता है, बट स्टिल सर्कुलेटरी शॉक नहीं हुआ होता। तो उसकी ये रीजन होती है कि हमारे जो ब्लड होता है वो प्रॉपरली परफ्यूज कर रहा होता है टिश्यू में। तो इधर ये बात लिखी हुई है। नेक्स्ट आ जाते हैं, टिश्यू डिटेरियोरेटिंग इज द एंड रिजल्ट ऑफ द सर्कुलेटरी शॉक। तो सर्कुलेटरी शॉक में क्या होता है कि न्यूट्रिशन नहीं जा रही, एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है? टिश्यू डैमेज हो रहा है और टिश्यू की डेथ हो रही है। और जब टिश्यू की डेथ होती है तो शॉक फर्दर प्रोग्रेस करता है। फॉर एग्जांपल हार्ट को भी अगर प्रॉपर ब्लड नहीं जाएगा तो हार्ट की डेथ स्टार्ट हो जाएगी। तो शॉक की वजह से हार्ट को ब्लड प्रॉपर नहीं गया, अब हार्ट के जो डैमेज होने की वजह से अब हार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, तो शॉक फर्दर लीड टू शॉक। तो ये इसलिए कहते हैं। Inadequate blood flow causes tissue to being deteriorate, including your heart and the circulatory system। तो आप लोगों ने ये याद रखना है। तो अब शॉक की फर्दर टाइप्स होती है, स्टेजेस होती है शॉक की। एक 3 स्टेजेस है। एक है नॉन प्रोग्रेसिव शॉक, यानी ये शॉक प्रोग्रेस नहीं कर रहा। तो नॉन प्रोग्रेसिव शॉक ऐसा शॉक है जिसको हमारी बॉडी खुद मेंटेन कर लेती है। बॉडी में रिफ्लेक्स मैकेनिज्म्स है, बैरोरिसेप्टर, सीएनएस इस्केमिक रिस्पांस, हार्मोनल रिस्पांसेस डिफरेंट है, वो अपने शॉक को मेंटेन कर लेते हैं। कुछ ऐसी कंडीशन है जब हमारी बॉडी
सिर्फ अकेला कुछ नहीं कर सकती। उस टाइम हमारी बॉडी को भी करना है और साथ हमें रिक्वायर होता है कि हम कोई एक्सटर्नल सोर्सेज, मेडिसिन और डिफरेंट थेरेपीज के थ्रू अपने आप को ट्रीट करवाएं। तो वो प्रोग्रेसिव शॉक होता है। इसमें अगर हमारी बॉडी को अकेला हम छोड़ देंगे ना तो इट मे कॉज टू डेथ। इसमें हमें थेरेपी रिक्वायर है। इरिवर्सिबल शॉक, ये ऐसा शॉक है इसमें कुछ भी कर लें, कोई भी थेरेपी दे दे, इट विल लीड टू डेथ। तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है शॉक कॉज बाय हाइपोवोलेमिया या हेमोरेजिक शॉक। तो हाइपोवोलेमिया क्या होता है? ब्लड वॉल्यूम का कम होना। तो जब हेमरेज होता है, आपको कोई चोट लगती है तो क्या होता है? ब्लड लॉस होता है। तो ब्लड लॉस होगा तो क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज होगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा? हाइपोवोलेमिया। जब हाइपोवोलेमिया होता है तो हमारे पास कार्डियक आउटपुट फॉल हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है और इट मे लीड टू शॉक। अब ये वाली चीज हमने नहीं करनी। जो हमें इसमें पता होना चाहिए वो नेक्स्ट है। तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सबसे पहले एक्टिवेट होता है। फॉर एग्जांपल हमारा ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, हमारा बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म एक्टिव होगा। तो अगर कोई पूछे कि फर्स्ट मैकेनिज्म विच इज लाइकली टू एक्टिवेट एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्लड लॉस इज बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, अगर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म में पूछा जाए, बिकॉज बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म क्या करेगा? ये हमारा हार्ट रेट भी ज्यादा करता है, साथ हमारी आर्टरियों को कंस्ट्रिक्ट भी करता है। तो आप पढ़ें कि इसके क्या होगा? ये आर्टीरियोल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा, इसकी वजह से हमारा आर्टीरियल प्रेशर मेंटेन रहेगा। इट विल कंस्ट्रिक्ट द वेन्स एंड वीनस रेजर्वायर, तो इसकी वजह से वीनस रिटर्न ठीक रहेगा, और जब वीनस रिटर्न सही है तो एज अ रिजल्ट हमारा जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो सही रहेगी, और ये हमारे हार्ट रेट को भी इंक्रीज करता है। फिर आ जाते हैं हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, अगर हम फर्दर आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास ऐसा पर्सन है जिसका 15 to 20% ब्लड लॉस हुआ है। अगर उस बंदे का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंटैक्ट नहीं है तो क्या होगा? वो बंदा की डेथ हो जाएगी। लेकिन हमारा इंटैक्ट है तो हम ना 30 to 40% ब्लड लॉस बियर कर सकते हैं। तो जिन हमारा सबका एक्टिव है तो हम 30 to 40% ब्लड वॉल्यूम का डिक्रीज बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी बंदे में ये रिफ्लेक्स ना होता तो क्या होता? वो 15 to 20% के बाद ही डेथ हो जाती उसकी। तो सिंपैथेटिक सबसे पहले हमारे पास क्या कर रहा होता है? जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे पास वेन की कंस्ट्रिक्शन, इसका बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। ये वेन की कंस्ट्रिक्शन करेगा। कंस्ट्रिक्शन जब करेगा एज अ रिजल्ट हमारे पास ब्लड हार्ट में जाएगा और एज अ रिजल्ट कार्डिक आउटपुट मेंटेन रहेगी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना बंदा शॉक में है ड्यू टू हेमरेज, और यहाँ पे उसका आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला प्लेटियो फेज आया, ये हमारा बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म एक्टिवेट हुआ। अब उसका एकदम हार्ट, अब उसका ब्लड प्रेशर डिक्रीज होने लग गया। अब डिक्रीज होते 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 अब एकदम फिर से एक और प्लेटियो फेज आ गया। तो जो दूसरा प्लेटियो फेज आया ना, जब बॉडी ने दोबारा से ट्राई अपनी पूरी अब कोशिश किया कि मैं किसी तरह अपने आप को मेंटेन करूं, तो ये हमारे पास आता है सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स की वजह से। ये हमारे पास आया था ऊपर वाला बैरो रिसेप्टर की वजह से। ये वाला 50 के करीब आता है, जो 50 मिलीमीटर ऑफ एचजी के करीब, ये सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स की वजह से आता है। अब बॉडी ने पूरी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिस्चार्ज कर दिया था कि अगर मेंटेन हो सकता है तो मैं मेंटेन करूं, बट स्टिल इधर मेंटेन नहीं हुआ और वो नीचे चला गया और ये पर्सन की डेथ होगी। नेक्स्ट आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ द कोरोनरी एंड सेरिब्रल ब्लड फ्लो। कुछ भी हो जाए बॉडी में, बॉडी ने अपने हार्ट का ब्लड फ्लो भी मेंटेन रखना है, बॉडी ने अपने ब्रेन का ब्लड फ्लो भी मेंटेन रखना है, बिकॉज ये दोनों हमारे एसेंशियल ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है। ब्रेन का ब्लड फ्लो अगर डिक्रीज हो जाता है तो क्या होगा? ब्रेन डेथ हो जाएगी, तो बंदा वैसे ही यूजलेस हो जाएगा। तो जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम होता है ना, वो वेजो कंस्ट्रिक्शन सारी जगह पे करवाता है, बट इधर वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं करवाएगा। तो sympathetic stimulation doesn't cause significant constriction of either cerebral and the cardiac vessel। ये लोगों का जो ब्लड फ्लो होता है ना, कार्डिक और सेरिब्रल वेसल्स का, इसका ब्लड फ्लो मेंटेन होता है लोकल मेटाबोलाइट्स की वजह से। इसके ब्लड फ्लो का कोई ताल्लुक नहीं है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इधर सिंपैथेटिक सिस्टम नहीं एक्ट करता। तो यहाँ पे आपको ये ऑटो रेगुलेशन यही है कि लोकल मेटाबोलाइट्स इसको मेंटेन रखते हैं, तो इसमें ये लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट आपने ये भी नहीं करना। अब नॉन प्रोग्रेसिव शॉक, नॉन प्रोग्रेसिव शॉक में आपको शुरू में बताया था कि कंपनसेटेड शॉक होता है, इसको कंपनसेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा शॉक में जा रहा है तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा, तो ये सबसे फास्ट मैकेनिज्म होता है। फिर उसके बाद जो मैंने बताया था, अगर 50 मिलीमीटर ऑफ एचजी तक हमारा ब्लड
मीन आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज हो जाए, नॉर्मल 70 टू 100 के दरमियान होता है, अगर 50 मिलीमीटर ऑफ एच तक हो जाए तो सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स एक्टिव होगा। पहले हमारे ना सबसे फास्ट मैकेनिज्म होते हैं रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, वो जल्दी एक्टिवेट होते हैं। फिर हार्मोनल मैकेनिज्म्स होते हैं ना, वो थोड़ा सा लेट एक्टिवेट होते हैं। थर्ड आप लोग देख रहे हैं रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इस जगह पे ब्लड प्रॉपर नहीं जा रहा, तो जो आसपास ब्लड वेसल्स होंगी ना जहाँ पे ब्लड है, वो कंस्ट्रिक्ट करेंगी। जब वो कंस्ट्रिक्ट करेंगे ना, वो अपना जो ब्लड है ना वो इस एरिया में ट्रांसफर करेंगी, ताकि इस एरिया को भी ब्लड मिले जहाँ पे बिल्कुल ब्लड फ्लो नहीं है। तो ये हमारे पास होता है रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन मैकेनिज्म। अब इसके बाद जो बाकी मैकेनिज्म्स है ये हमारे पास मेनली एक्टिवेट थोड़ा टाइम लेते हैं, और ये हमारे पास है सारे हार्मोनल मैकेनिज्म्स। अब फॉर एग्जांपल रेनिन की सिक्रीशन इंक्रीज होगी। रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2 बनाएगा। एंजियोटेंसिन 2 का दो काम होंगे, एक ये हमारे पास कंस्ट्रिक्शन करवा देगा, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा, और एक ये वाटर एंड सोल्ट रिटेंशन करवा के बॉडी वॉल्यूम मेंटेन करेगा, और इसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा क्योंकि ब्लड वॉल्यूम मेंटेन कर रहा है। फिर वेजोप्रेसिन, ये एडीएच जो होता है, ये क्या करता है, ब्लड की में से जो यूरिन होता है उसमें से वाटर की ऑब्जॉर्प्शन करेगा, ताकि हमारा यूरिन डिक्रीज हो जाए और हमारे बॉडी में ब्लड वॉल्यूम मेंटेन हो जाए। एड्रीनल मेडुला क्या करता है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का वही सिंपैथेटिक सिस्टम वाला काम होता है, तो ये अपना सिंपैथेटिक सिस्टम वाला ही काम करेगी। अब ये सारे कंपनसेटरी मैकेनिज्म है ना, ये कोशिश करेंगे कि हम वापस लेके जाएं प्रॉपर, उसमें इंटेस्टाइन से वाटर की ऑब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी, किडनी से वाटर की ऑब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी, तो ताकि बॉडी वॉल्यूम मेंटेन किया जा सके। तो ये इस तरह कंपनसेट कर लिया जाता है, बॉडी कर लेती है। तो जो शुरू वाले मैकेनिज्म्स होते हैं ना, वो 10 से 1 आवर के अंदर एक्टिवेट होकर रिस्पॉन्ड कर देते हैं, लेकिन कुछ जो इंटेस्टाइनल होते हैं, इंटरस्टिशियल, और जो वाटर की ऑब्जॉर्प्शन वगैरह होनी होती है ना, इसमें हमें 1 घंटे से 2 दिन के दरमियान लग जाते हैं। तो जो इनिशियल रिस्पॉन्सेज होते हैं ना, वो बॉडी को बचा लेते हैं। प्रोग्रेसिव शॉक वो है कि अब हमें इसमें ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, ट्रीटमेंट के बगैर हमारा कुछ नहीं हो सकता। अब इसमें कार्डियक डिप्रेशन कैसे होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि शॉक मे लीड टू फर्दर शॉक। जब हमारा ब्लड फ्लो कम होगा तो हार्ट को भी ब्लड फ्लो कम जाएगा, जब हार्ट को ब्लड फ्लो कम जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, हार्ट डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब हार्ट डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं जाएगी तो उसकी वर्किंग डिक्रीज हो जाएगी, तो ये इट विल लीड टूवर्ड्स द शॉक। फिर आपने देखना है वेजोमोटर फेलियर। वेजोमोटर सिस्टम हमारा जो ब्लड वेसल्स की टोन होती है ना, इसको मेंटेन कर रहा होता है। तो वेजोमोटर फेलियर जब हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे ब्लड वेसल जो है उसकी टोन मेंटेन नहीं रहेगी। ये फॉर एग्जांपल हमारी ब्लड वेसल का ये डायमीटर था ना वीनस का, अब वो उसका इंक्रीज हो गया है, उसकी टोन नहीं मेंटेन रही। पहले उसमें कम ब्लड पूल होता था, अब उसमें बहुत ज्यादा ब्लड पूल होगा। अब जब उसमें ज्यादा ब्लड पूल होगा तो हार्ट का वीनस रिटर्न विल डिक्रीज, एज अ रिजल्ट कार्डिक आउटपुट विल डिक्रीज। जब वीनस रिटर्न ही नहीं प्रॉपर होगा तो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज, इट मे लीड टू शॉक। तो ये वेजोमोटर टोन कम होने की रीजन, ये हमारी जो होती है ना सिंपैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी जब वेजोमोटर, इसका काम ही होता है। तो हमारे पास अ पॉइंट डिमिनिश्ड ब्लड फ्लो टू द ब्रेन वेजोमोटर सेंटर। जब हमारा वेजोमोटर सेंटर जो ब्रेन का है उसको अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जा रही फॉर एग्जांपल, तो वो अपनी वर्किंग छोड़ देगा। जब वो अपनी वर्किंग छोड़ देगा तो क्या होगा, तो वेजोमोटर टोन हमारे पास जो होगी कम होगी, और वो हमारे पास फंक्शनिंग उसकी डिप्रेस हो जाएगी। जब वेजोमोटर फंक्शन नहीं प्रॉपरली कर रहा तो क्या होगा, सिर्फ ब्लड वेसल्स का डायमीटर इंक्रीज, वेजोडाइलेशन, तो सर्कुलेटरी शॉक के चांसेस हो जाएंगे। तो ये इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट आ जाता है ब्लॉकेज ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल या स्लज। जब हमारा जब शॉक हो रहा होता है ना, तो क्या होता है, सबसे पहले याद करें, जब शॉक होगा तो बॉडी को ब्लड नहीं जाएगा और उधर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी। जब ऑक्सीजन डेफिशिएंट होगी तो वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होगी। तो हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसमें एसिड इंक्रीज होगा, लैक्टिक एसिड। तो फिर उसके अलावा क्या होगा, जब प्रॉपर ब्लड नहीं जाएगा ना, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही थी वो ब्लड से नहीं निकलेगी। तो ब्लड में लैक्टिक एसिड भी इंक्रीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्रीज होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास इंक्रीज होगी, ये क्या करेगी, ये बाइकार्बोनेट बनाएगी, कार्बोनिक एसिड बनाएगी। तो कार्बोनिक, तो हमारा ब्लड में एसिडिटी इंक्रीज हुई।
फिर जो सेल डैमेज होगी उनका भी तो हमारे पास डेब्रिस है ना, जो सेल डैमेज हो गए उनका जो डिटीरियोरेटिंग मटेरियल था वो जमा होगा। अब ये सब कुछ मिलके वहां पे प्रेसिपिटेट या हमारे पास ब्लड वेसल में क्लोट्स बनाने लग जाते हैं। तो इस तरह ब्लड वेसल में क्लोटिंग हो जाती है। जब वो क्लोटिंग होगी तो ऑब्वियसली वो फर्दर डैमेज कॉज करेगी। इंक्रीज द कैपिलरी परमेबिलिटी, जब हमारे पास ये ना शुरू में नहीं होती, अगर शॉक की कंडीशन बहुत ज्यादा देर रहे, अब हमारी ब्लड वेसल्स को भी तो ब्लड और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट चाहिए होती है ना, तो इनकी भी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट अब नहीं प्रॉपर हो रही होती। तो कैपिलरी हाइपोक्सिया अगर बहुत ही सीवियर स्टेट में चल जाता है ना, तो कैपिलरी की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब कैपिलरी की फॉर एग्जांपल परमेबिलिटी इंक्रीज हुई तो इसमें से फ्लूइड हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला जाएगा। जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हमारे पास फ्लूइड चला गया तो क्या होगा कि ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, क्योंकि अब वो सर्कुलेशन में नहीं रहा, अब वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ गया। और वो जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएगा तो क्या होगा, हमारा ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो इट मे फर्दर लीड टू शॉक। तो ये हर चीज इंटरलिंक्ड है। तो शॉक में ये हो सकता है रिलीज ऑफ द टॉक्सिन, जो हमारे इस्कीमिक टिश्यू होते हैं या डैमेज टिश्यू होते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें लाइसोसोम्स होते हैं और इसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ में हिस्टामिन होता है, इसमें सेरोटोनिन होगा, टिश्यू एंजाइम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वो एंजाइम जो होते हैं क्या करते हैं, वो अगर हमारी सेल के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है, अगर वो सेल से बाहर आ जाएगा वो डिस्ट्रक्शन करेगा सराउंडिंग सेल्स की, तो वो फर्दर डैमेज कॉज कर सकते हैं। तो एंडोटॉक्सिन जो हमारे पास है, एंडोटॉक्सिन हमारे पास रिलीज होता है, ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव डेड बैक्टीरियाज भी रिलीज कर सकते हैं अगर बॉडी में प्रेजेंट है। लेकिन हमारे पास जो होता है, फॉर एग्जांपल आपके सेल के अंदर लाइसोसोम है, आपका सेल बर्स्ट करेगा, लाइसोसोम बर्स्ट करेगा, लाइसोसोम के एंजाइम रिलीज हो जाएंगे। अब लाइसोसोम के एंजाइम रिलीज हो गए तो आसपास वाले सेल्स को भी वो डैमेज करेंगे। तो इस वजह से जो टॉक्सिन होती है डैमेज सेल के, वो फर्दर और डैमेज कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कार्डिक डिप्रेशन कॉज बाय एंडोटॉक्सिन। तो एंडोटॉक्सिन याद रखना है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिलीज करता है, और ये टॉक्सिन हमारे पास क्या करेगा, फॉर एग्जांपल हमारी इंटेस्टाइन की ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई है, जब उसकी ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही ना, तो उसकी परमेबिलिटी जो है वो वेरी करने लग जाएगी। तो अब जो हमारी इंटेस्टाइन में नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होता है, हमारी इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो हो सकता है वो बैक्टीरिया सर्कुलेशन में एंटर हो जाए। नॉर्मली हमारी सर्कुलेशन में कोई भी बैक्टीरिया नहीं होता, अगर वो हमारी सर्कुलेशन में एंटर हो जाए वो डिटीरियोरेटिंग इफेक्ट्स करेगा। वो क्या करेगा, वो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करवा देता है। वो सब सेल से कहेगा तुम और न्यूट्रिशन लो, वो इसी तरह सेलुलर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करवाएगा। बॉडी में पहले ही न्यूट्रिशन की कमी है, जब मेटाबॉलिज्म वो इंक्रीज करवा देगा तो बॉडी कैसे डिमांड पूरी कर सकती है, बॉडी डिमांड पूरी नहीं कर पाएगी, तो उसकी वजह से कार्डिक डिप्रेशन हो सकता है। फिर आ जाता है जनरलाइज्ड सेलुलर डिटीरियोरेशन। तो हमारे पास क्या होगा, जनरलाइज हर सेल में क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जब एनर्जी नहीं जा रही, ऑक्सीजन नहीं जा रहा, तो इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन पे ये लगे हुए थे पंप्स, वो इनएक्टिवेट हो गया, अब ये वर्किंग नहीं कर रहे। अब बाहर से फ्लूइड खुद ही अंदर जा सकता है, ये जो डोर्स से ये टूट चुके हैं, खत्म हो गए। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी सोडियम एंड पोटाशियम की थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, वो डिमिनिश हो जाएगी। अब पैसिवली सेल के अंदर जाएगा, जब वो सेल के अंदर जाता है तो क्या करता है, वो वाटर को अपनी तरफ खींचेगा। तो जो हमारा होता है ये डिस्ट्रक्शन होगी। जब सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिली तो माइटोकॉन्ड्रिया वर्क करना छोड़ देंगे, लाइसोसोम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और वो अपने एंजाइम्स रिलीज कर देंगे जो आसपास डैमेज कॉज करेंगे। तो ये सब कुछ इकट्ठा हो रहा है। तो ये इतना कुछ आप लोग देख सकते हैं। So all these effect contribute to further deterioration. So अब आपने देखना है कि जब further deterioration क्या होगी, हर फॉर एग्जांपल लिवर डैमेज हो गया, अब लिवर अपनी फंक्शनिंग नहीं कर रहा, लिवर का काम था कि उसने डिटॉक्सिफाई करना था, तो अब लिवर अपना डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन नहीं कर रहा। लंग्स अपनी फंक्शनिंग छोड़ देगा तो पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा, लंग्स प्रॉपरली हमारे पास रेस्पिरेशन नहीं हो सकती, तो ये भी हार्ट हमारे पास प्रॉपर फंक्शनिंग छोड़ देगा तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो देखो ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो रहा है। तो सर्कुलेटरी शॉक में क्या होता है, आपने सुना होगा कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होते हैं, तो ये इस तरह हो रहे होते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में भी यही लिखा हुआ है कि हमारे पास जो एक पार्ट को सही ब्लड जा रहा है ऑर्गन के, एक पार्ट को नहीं, तो कुछ पार्ट ऑर्गन्स के डैमेज होते जाएंगे और वो आसपास वाले पार्ट को भी डैमेज करते जाएंगे। फिर एसिडोसिस एंड शॉक।
तो आपको मैं बता चुका हूँ एसिडोसिस क्यों होगा। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज, एनारोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा, एनारोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, एक्सेस लैक्टिक एसिड। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में होगा क्योंकि वो बॉडी से निकल नहीं पा रहा और उसकी वजह से कार्बोनिक एसिड इंक्रीज हो गया। जब कार्बोनिक एसिड इंक्रीज होगा और लैक्टिक एसिड इंक्रीज होगा तो एसिडिटी होगी, तो एसिडोसिस होता है शॉक के दरमियान। ये एमसीक्यूज है। तो नेक्स्ट आप लोगों ने जस्ट रीड करना है। तो द इरिवर्सिबल शॉक इज द शॉक जिसमें कुछ भी कर लें आप, ट्रीटमेंट करें, बॉडी का मैकेनिज्म एक्टिव हो, कुछ भी हो जाए, उस बंदे ने नहीं बचना। मोस्टली दिस पर्सन इज गोइंग टू डाई। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो अब नहीं बच सकता। तो हमारे पास अब देखते हैं नेक्स्ट इज डिप्लीशन ऑफ हायर सेलुलर एनर्जी फॉस्फेट रिजर्व्स इन द इरिवर्सिबल शॉक। तो हमारी बॉडी का जो एनर्जी बेसिक जो कंपाउंड होते हैं ना वो फॉस्फेट कंपाउंड ही होते हैं। तो अब फॉस्फेट कंपाउंड इरिवर्सिबल शॉक जब हो रहा होता है ना तो ये डिक्रीज हो जाते हैं। आपको पता है एटीपी आपका एनर्जी सोर्स है, उसमें भी फॉस्फेट होता है। आपका जो क्रिएटिनिन होता है उसके साथ क्रिएटिनिन फॉस्फेट ये हाई एनर्जी कंपाउंड होता है। तो ये सारे कंपाउंड डिप्लीट हो जाएंगे और जब ये सारे कंपाउंड्स डिप्लीट हो जाने हैं ना तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि बॉडी के पास एनर्जी नहीं है। जब बॉडी के पास एनर्जी नहीं है तो क्या होगा, इट इज, तो वो अपनी डिमांड नहीं पूरी कर सकती। तो आप देख सकते हैं क्रिएटिनिन फॉस्फेट ये सब कुछ कम होगा, एडिनोसिन ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये एंड प्रोडक्ट है। अब एडिनोसिन हमारे ब्लड में जाएगा और यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यूरिक एसिड फर्दर हैजर्डस है बॉडी को, ये फर्दर कंडीशन को एग्रवेट कर सकता है। और जब ये हमारे पास हो जाए ना, ये बिल्कुल डिप्लीट होके यूरिक एसिड में चल जाए, अब इसने न्यू बनना है बट बॉडी के पास इतनी चीजें ही नहीं है कि इसको न्यू बना सके, तो ये अब खत्म हो गया। तो बॉडी इरिवर्सिबल, बॉडी की मशीनरी खत्म, कुछ भी काम नहीं। बट जो फॉर एग्जांपल फ्यूल जो होता है ना, आपका जनरेटर है, आपके जनरेटर का फ्यूल ही खत्म हो गया, पेट्रोल ही खत्म हो गया, तो कैसे वर्क करेगा? तो बॉडी का फ्यूल एंड हो जाता है। तो इरिवर्सिबल शॉक में दैट्स व्हाई वो वापस ही नहीं आ सकती। अब हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे शॉक्स की टाइप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब असली जो चैप्टर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें अब शुरू होनी है इसकी एप्लीकेशन, वो यहाँ से शुरू होनी है। So thank you very much.